हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले 40-45 मिनट से क्लास रिकॉर्ड कर रहा था और वही बात मैं हमेशा चेक करता हूं। कि मेरी वॉल्यूम सही आ रही है नहीं आ रही, हर एक 5 मिनट बाद में। मैंने कुछ 15-20 मिनट पे चेक नहीं किया और वो वॉल्यूम ही नहीं आ रही थी, और वो अभी फिर मुझे वो क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पर आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात आप लोगों के लिए ये क्या है कि मैंने जितनी भी चीजें लिखने वाली थी वो मैंने आपको लिख के पहले समझा चुका था, तो अभी आपको वो चीज लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल की जहां से बात छोड़ी थी वहीं से फिर से चालू करते हैं। मेरी तो क्लास आज बहुत लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं। इंटीग्रल और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन की बात करें कि बॉडी के अंदर ही अपने इस प्रकार से बॉडी को डिजाइन करते हैं कि फ्रेम की आवश्यकता ही ना पड़े, सिर्फ क्रॉस मेंबर और सब फ्रेम की सहायता से ही अपने क्या कर सके, बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रदान कर सके, समर्थ है अपने प्रदान कर सके। अच्छा, कल की जो कल जो आपको एमसीक्यूज दिए थे, मैं उसके ऊपर ही वापस से बात करूंगा। सबसे पहले क्लास वहीं से चालू करेंगे। वैसे तो मैं तीसरी बार ये चीज चालू कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं। आज का दिन में जब बुरा दिन होता है तो वो बुरा ही मान के चलते हैं कि आज बुरा ही दिन है, तो कोई बात नहीं है। तीसरी बार भी क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरे को ज्यादा याद होगा। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। 24 नंबर आपको दिया था, सीधी स्पष्ट एक ही चीज में बात खत्म करूंगा कि आप लोगों की हालत बहुत खराब है। जो मैंने सोचा था आप तो उससे भी गिरे परसेंटेज पे आ रहे हो कि यार आप लोगों को सब कुछ करवाया जा रहा है और फिर भी आप ये रिजल्ट दे रहे हो। तो आप खुद सोचो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो सब चीजें करवाई है। मुझे फर्क तब पड़ता कि जब मैंने ना करवाई हो, फिर वो चीजें आपसे पूछी जाती, तब मुझे फर्क पड़ता कि हाँ यार मैंने करवाया नहीं है, मेरी गलती, और मैं इनको एक सही दिशा नहीं दे रहा हूं। मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, फिर भी आप वो नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आपकी लोगों की गलती है, तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप ध्यान रखिए उस चीज के बारे में। चलिए बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एक बात मुझे जो समझ आई आप लोगों को, ये जो 6 प्रश्न दिए उसको देखकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज नहीं आते। कल भी यही सीन था। कल जो स्टेटमेंट वाला एमसीक्यूज था, मेरे को याद नहीं है पर्टिकुलर कौन सा था। मैं देखता हूं, एक सेकेंड, मैंने यहीं पे रख रखे हैं, तो मुझे लगा मैं आपको यही समझा दूंगा। जो कुछ ये इस प्रकार का ना, ये कि जहां पर आपको आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहां पर स्टेटमेंट, फ्लोइंग स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है, ठीक है। क्योंकि अभी आप खुद सोचिए कि 4 में से 3 सही हैं, अभी उनको छांटना सबसे बेकार होता है। यदि आपसे पूछ लेते निम्न में से सही कौन सा है, तब आप तुरंत बता देते, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज अपने तैयार कीजिए। आपको सीधी सी एडवाइस है मेरी एक, आप सभी लोगों को। सबसे पहली बात, ये क्या कहता है, फ्लाई व्हील ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज लाइटर। मतलब जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी फ्लाई व्हील क्या है, लाइटर है, लाइट है, हल्की है। और एज कंपेयर दैट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन ऑफ सेम पावर, मतलब समान शक्ति के लिए जो 4 स्ट्रोक इंजन की जो फ्लाई व्हील है वो हल्की है, और 2 स्ट्रोक इंजन की जो फ्लाई व्हील है वो क्या है, भारी है। भारी है, ठीक है। ये बात कह रहा है। मैंने आपको ये बात बहुत ही पहले करवा चुका हूं, जब अपनी स्टार्टिंग हुई थी, और मुझे पक्का याद है मैंने ये दोनों बातें जो ये स्टेटमेंट में दे रखी है, मैंने ये दोनों बातें आपको करवाई थी, ठीक है। क्या था कि 2 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि मैंने ये जो एमसीक्यूज था ये कहीं ना कहीं पढ़ा था मल्टी सिलेंडर वाला, इसलिए मैंने आपको वो चीज करवा दी थी। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी अपने बात करते हैं। मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर अपने 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक में 3 स्ट्रोक को तो अपने को पावर देनी पड़ती है, और 1 स्ट्रोक में अपने पास पावर आती है। जो वो 1 स्ट्रोक की पावर होती है वो किस में स्टोर की जाती है, वो फ्लाई व्हील में स्टोर होती है। और वो फ्लाई व्हील स्टोर करने के बाद में इन जो 3 स्ट्रोक को पावर चाहिए वो फ्लाई व्हील ही देता है। इस बात के लिए अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां पर 4 स्ट्रोक में से 1 स्ट्रोक में पावर मिल रही है और 3 स्ट्रोक में पावर देनी है, तो वहां पर फ्लाई व्हील हल्का चाहिए, भारी चाहिए। यदि हैवी फ्लाई व्हील होगा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। यदि वहीं पर मैं बात करूं
टू स्ट्रोक इंजन की तो वहां पर दो स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में तो अपने को पावर मिल ही रही है, तो उसको सिर्फ एक स्ट्रोक ही तो घुमाना है, तो हल्के फ्लाईव्हील से अपना काम चल जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ होगा कि टू स्ट्रोक इंजन के लिए तो हल्का चाहिए और फोर स्ट्रोक इंजन के लिए अपने को भारी फ्लाईव्हील चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या आ गया, पहला स्टेटमेंट अपने पास गलत आ गया। आगे चलता हूं, आगे डिस्कस करता हूं इसके बाद में आगे की जो भी बातें हैं। फ्लाईव्हील और मल्टी सिलेंडर इंजन इज हैवियर एज कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर। मैं यहां पर दो चीजें लिख रहा हूं, सिंगल और मल्टी सिलेंडर। अब यहां पर मल्टी सिलेंडर, ठीक है, सिंगल सिलेंडर में क्या कह रहा है, सिंगल सिलेंडर में तो हल्का और मल्टी सिलेंडर में भारी फ्लाईव्हील का यूज होता है। और एक अगर नॉर्मल विद्यार्थी इस चीज को पढ़ता है, इस चीज को मतलब इस चीज को पढ़ के जब समझता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्या हिट होती है आप लोगों के दिमाग में, यार मल्टी सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर है तो यार ऑब्वियस सी बात है फ्लाईव्हील बड़ा ही चाहिए। इतने सारे सिलेंडर है, मतलब मैं मान लेता हूँ फोर सिलेंडर है, हाँ फोर सिलेंडर है, कोई मल्टी सिलेंडर में भी क्या फोर सिलेंडर इंजन है। तो अभी क्या है, अपने दिमाग में माइंड में एक चीज हिट हुई है, मल्टी सिलेंडर है तो अपने को क्या है, अपने को इंजन क्या है, भारी चाहिए, तो सॉरी फ्लाईव्हील भारी चाहिए। अरे हाँ, तो फ्लाईव्हील भारी चाहिए। सिंगल सिलेंडर में क्या, एक ही तो पिस्टन है, एक ही तो कनेक्टिंग रोड है, उसको ही तो चलाना है। मल्टी सिलेंडर में तो इतने सारे चलाने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, अपनी सही होगी। और आपने क्या हिट किया, ये आप लोगों ने ये हिट किया, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपकी इतनी बुरी हालत है ना इस समय। ये रे 24 नंबर में 41 वाले कितने बच्चे हैं, 41%। 12 में से 5, पहली बात ये हालत खुद देख लो, कल कुछ अच्छे वोट आए थे, आज तो 12 वोट ही आ रहे हैं। तो थोड़ी सी शर्म करो यार, आप लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप ये मतलब नतीजा दे रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब आप खुद सोच देखो, मैंने जिस वक्त, मैं वास्तविकता में बताऊं, मैंने जिस वक्त ये एमसीक्यू जो पढ़ा था, ये मैंने अलग से पढ़ा था, ऐसे स्टेटमेंट में नहीं, अलग से पढ़ा था। मेरे दिमाग में पहली बात हिट हुई थी, मैं क्या मेरे दिमाग में जो बात आ रही है ना, वो इसका आंसर नहीं है। रीजन है क्योंकि इतना आसान आंसर नहीं होता कई बार। ठीक है, हो सकता है आपके कंसेप्ट अच्छे हो, पर मेरा अलग माइंड है। मैंने पहले ही ये चीज सोच ली थी, मैं क्या ये इसका आंसर नहीं है। मल्टी सिलेंडर में हैवी नहीं यूज होगा, कुछ भी हो जाए हैवी नहीं यूज होगा, वो बात सही है। मल्टी सिलेंडर में हमेशा हल्का फ्लाईव्हील यूज होता है और सिंगल सिलेंडर में भारी होता है। अब सुनो क्यों, रीजन दे रहा हूं, रीजन के साथ आपको ये बात समझा रहा हूं। रीजन ये है कि जो सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर है ना, मल्टी सिलेंडर में तो आपको पता है कि मतलब क्या होगा, मल्टी सिलेंडर में अपने पास क्या आएगा, मल्टी सिलेंडर में तो अपने पास सीधी सी बात है कि एक सिलेंडर ने बना दिया, फिर दूसरे तीसरे चौथे, इस प्रकार से कंटिन्यू जो है अपने पास पावर बनती रहती है। तो उसमें तो अपने को हैवी हैवी फ्लाईव्हील चाहिए नहीं है, वहां पर तो हल्के फ्लाईव्हील से काम चल जाएगा। परंतु यहां पर सिंगल सिलेंडर की बात करूं, वहां पर हैवी फ्लाईव्हील चाहिए। रीजन क्या है उसका, उसका एक मात्र कारण ये है कि वहां पर एक ही पावर स्ट्रोक में अपने को एनर्जी मिल रही है, 3 को एनर्जी देनी पड़ती है। परंतु मल्टी सिलेंडर में ऐसा नहीं है। मल्टी सिलेंडर में तो अपने को मतलब लगातार पावर मिलती रहती है, लगातार पावर मिलती रहती है, फ्लाईव्हील उसको स्टोर करता रहता है, लगातार पावर मिलती है, फ्लाईव्हील स्टोर करता है। तो इस कारण वहां पर हल्का चाहिए और यहाँ पर भारी सिलेंडर, सॉरी भारी फ्लाईव्हील चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, गलत हैं। और आप में से मात्र 25% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर क्या दिया, सही दिया। मतलब 3 बच्चे ही ऐसे हैं। मैं 12 की बात भी करता हूं तो आप खुद सोच लीजिए कि 25% बच्चे ही अभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए इस बात को, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। मैम अब देखो मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, अब इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आपके सामने एक आईना दिखा रहा हूं। 89 बच्चे, यहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है, तो ये जो ये वाला यहां पे, ठीक है, हाँ 89 बच्चे अपने पास एक्टिवली इस चीज को देखा है, 89 बच्चों ने। अब उन 89 में से भी आप परसेंटेज निकाल के देख लेना कि सिर्फ 12 बच्चों ने वोट किए हैं। एक बात कि मतलब 12 बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिवली इस चीज के मतलब तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सही गलत यार
होता रहता है। हो सकता है आप भी आपने अभी तक सिर्फ थ्योरी कंप्लीट की हो, एमसीक्यूज पे ना शिफ्ट हो, या आपने अच्छी से थ्योरी ना की हो, वो आप पे कंसेप्ट है, वो कोई बात नहीं। पर फिर भी 89 में से सिर्फ मात्र 12 बच्चे ऐसे हैं जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, जो मतलब एमसीक्यूज लगा रहे हैं। उन 12 में से भी अब आप खुद सोच लीजिए कि 50-60-50% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे लेवल की तैयारी करके और जो आंसर सही दे रहे हैं। मैं 50 भी बहुत ज्यादा बोल गया, वो भी नहीं हो आप लोग। अब अपनी हालत आप खुद देखिए, अब आपको जो करना है वो आप पे डिपेंड है, मैं उस चीज के बारे में नहीं बोलूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे अपने, वैसे मैं इस चीज को बंद ही कर दूं। आगे डिस्कस करेंगे पिस्टन रिंग का क्या कार्य होता है। मैंने आपको क्या कुछ समझाया हुआ है, और कहां पर आप जाके कंफ्यूज होगे, मुझे ये बात भी पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मतलब सॉरी, अपने पहले जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है, मतलब कार्य नहीं है, ठीक है, एक जो है वो कार्य नहीं है, वो अपने से पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर ये पूछता कि कार्य है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट को, अब जब अपने 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तब अपने कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बात याद करना आसान होती है, 4 बातों में से 3 बातें अलग और एक बात अलग, वो ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, मुझे वो चीज पता है। तो आवाज वगैरह सब सही आ रही है, बड़ा मतलब आज तो परेशान हुआ हूं, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। देखो सबसे पहले मैंने पिस्टन रिंग का क्या कार्य समझाया था आपको, वो देखो। दो तीन प्रकार की 3 पिस्टन रिंग होती है, एक तो कंप्रेशन और एक ऑयल रिंग, ठीक है। कंप्रेसर रिंग क्या करती है, सिलेंडर और पिस्टन के अंदर एक स्लाइडिंग सील का कार्य करती है, वो मैंने आपको ये चीज करवा रखी है, मतलब ये क्या है, ये सही है। दूसरा क्या है, ऑयल रिंग क्या करती है, लुब्रिकेशन को कंट्रोल करती है, जो सिलेंडर सिलेंडर वाल्व वाल्व का सिलेंडर वॉल के ऊपर, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच में लुब्रिकेशन है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ये भी सही है। अब आप लोग कहां कंफ्यूज हुए हो, मुझे वो बात समझ आ रही है, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पिस्टन को ठंडा करने में सहायता करती है, यहां देखो, सहायता करना, सहायता करना, क्या ये पिस्टन को ठंडा करने में सहायता करती है, या जो सिलेंडर लाइनर यूज करते हैं, सिलेंडर लाइनर मैं आपको करवा दूंगा, मुझे याद है, कोई बात नहीं, जो सिलेंडर लाइनर अपने यूज करते हैं उसको करने में सहायता करती है। अब सिलेंडर लाइनर को ठंडा करने के लिए अपने क्या करते हैं, वाटर जैकेट, जहां पर वाटर जैकेट, मैंने कल भी बता दिया था, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ऐसे लाइनर लगा दिए जाते हैं जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है, ठीक है, वो लाइनर ही ठंडे गर्म होते हैं, वो बात आपको मैंने कल करवा दी थी, ठीक है। अब वाटर जैकेट या एयर कूल्ड के साथ, एयर फिन्स के साथ ही सिलेंडर लाइनर को ठंडा किया जाता है, तो इसका मतलब पिस्टन रिंग का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, अब मैं लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करूं, लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि पिस्टन को ठंडा किया जाता है, ठीक है, और वो जो लुब्रिकेंट के द्वारा पिस्टन ठंडा किया जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब उसके अंदर लुब्रिकेंट अपने छोड़ेंगे तो वो दीवारों पर, सिलेंडर की दीवारों पर भी जाके चिपकेगा, और उन सबको जो पिस्टन रिंग के द्वारा ही तो नीचे लेके आएंगे क्रैंक केस में, तो वहां पर पिस्टन को ठंडा करने के लिए सहायता की जाती है, और इसके लिए कोई भी पिस्टन रिंग सहायता नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। यदि आपने सभी चीजें बेसिक पढ़ा हुआ है तब आप ये चीज क्लियर कर सकते हो, ये बात ध्यान में रख लेना। हो सकता है आप ये बोल सकते हो कि सर आपने इस प्रॉपर लैंग्वेज, देखो प्रॉपर लैंग्वेज तो एग्जामिनर को ही पता है, मुझे भी नहीं पता वो किस किस लैंग्वेज में आपसे पूछेगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर हालत, हालत बहुत अच्छी है आप लोगों की, 4 नंबर में 55% है, ठीक है, उससे तो कुछ हद तक ठीक ही मानता हूं मैं आप लोगों को, कि मतलब जो पहले आपने 25% ही दिया है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आप लोग कंफ्यूज होते हो। ये फिर से स्टेटमेंट वाले एक प्रकार से प्रश्न आ गए, और अभी आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डिफ्लेक्टर ऑन द पिस्टन ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। मैंने आपको करवाया था कि पिस्टन के ऊपर जो डिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है उसका काम क्या है, मैंने वो चीजें आपको करवाई थी, ठीक है। द्वि स्ट्रोक इंजन में पिस्टन पर बने विक्षेपण के कार्य हेतु सही विकल्प चुनिए। डिफ्लेक्टर जो होता है उसका क्या सही विकल्प है, मैंने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि
जो स्क्वेंजिंग प्रोसेस होती है, स्क्वेंजिंग प्रोसेस के मतलब क्या है, ये जो इनलेट में या एंट्रेंस के समय जो चार्ज आ रहा है, जो फ्रेश चार्ज आ रहा है, एक तो उसको दिशा देता है, और उसको दिशा देने के साथ में ही जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करता है, सहायता करता है, फ्रेश चार्जेस से एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर निकालने के लिए सहायता करता है। ये दोनों बातें यहां पर लिखी हुई हैं, परंतु ये किसी प्रकार का मतलब उसको समर्थ्य बढ़ाने में काम पे नहीं आता। ये पिस्टन के टॉप का ये इसका कार्य नहीं है। डिफ्लेक्टर का सिर्फ दो ही काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि जो फ्यूल एंटर हो रहा है उसको दिशा देने के बाद में जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसको फ्रेश चार्ज के द्वारा बाहर निकालने, दो इसके काम है। वो दोनों बातें, लैंग्वेज थोड़ी मोटी इधर उधर हो सकती है, ठीक है, परंतु वो दोनों बातें अपनी सही है। तो अभी इस चीज को भी आप ये ऑप्शन आप सही कर दीजिए। 55% इसमें भी है, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। यहां तो 11 ही वोट रह गए। आगे चलते हैं। देखो मैंने ये सब कुछ लिख दिया था, मैंने आपको पहले भी कह दिया, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। आवाज के कारण वो सारी क्लास अभी दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कल अपनों ने फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके थे, तो उसी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात, एक्सल के ऊपर बॉडी माउंटेड होती है, वही चीज मैंने लिखवाई है, ठीक है। चेजिसलेस यूनिटरी और मोनोस्क्यू कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम लिख लो, अन्य नाम, ठीक है। इसमें हैवी साइड मेंबर को हटा दिया जाता है, वह क्रॉस मेंबर को बॉडी के फ्लोर के साथ ही कंबाइन कर दिया जाता है। मतलब जो साइड में मेंबर थे फ्रेम के, उसको हटा के जो क्रॉस मेंबर है उसको बॉडी के अंदर ही फिट, मतलब बॉडी के तले पे, बेस पे उसको लगा दिया जाता है ताकि बॉडी को मजबूती दे सके। आगे चलते हैं, ये तो फटाफट हो जाएगा अभी। इंजन और फ्रंट सस्पेंशन को कैरी करने के लिए सब फ्रेम का यूज किया जाता है। इसकी बात मैं कल कर रहा था कि इंजन और फ्रंट सस्पेंशन को कैरी करने के लिए सब फ्रेम को यूज करते हैं, जो बॉडी के फ्रंट के साथ अटैच किया जाता है। यह स्ट्रक्चर रफ रोड पर झटके या सेक से फ्री होता है, मतलब इसमें ज्यादा झटके नहीं लगते, वही बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, अभी मैं बात करूं वेरियस लोड एक्टिंग ऑन द चेजिस फ्रेम, मतलब जो चेजिस की फ्रेम है उस पर कौन कौन से लोड जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला देखते हैं। एक तो स्टेशनरी लोड, नेमली लोड ऑफ परमानेंट अटैचमेंट, मतलब इसको एक परमानेंट लोड भी कह सकते हैं, परमानेंट लोड भी कह सकते हैं, एक फिक्स, एक निश्चित लोड भी कह सकते हैं, जो किस कारण से होता है, जो बॉडी या चेजिस या कंपोनेंट्स के कारण से उत्पन्न होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, स्टेशनरी लोड। एक शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कुछ कम समय के लिए जो लोड अपने लगता है, किस चीज से, जैसे अपने कोई मुड़ते हैं, मुड़ने से, ब्रेकिंग से जो लोड लगता है उसको अपने क्या कहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन लोड वाइल टर्निंग और ब्रेकिंग। मोन्यूमेंट्री लोड वाइल क्विक एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग। मोन्यूमेंट्री लोड जो कब लगता है, सडनली अपनों ने रेस दे दी या सडनली अपनों ने ब्रेक लगा दिया, उस समय जो लोड लगता है उस प्रकार का लोड भी चेजिस के ऊपर मतलब चेजिस के ऊपर एक्ट करते हैं। उस चीज से भी अपनी चेजिस मजबूत होनी चाहिए, इन सब लोड से, मतलब वो बच सके। लोड अप्लाइंग वाइल क्रॉसिंग रोड ऑफ इरेगुलर और अनइवन सरफेस, ऊपर खापर जगह पर जो मतलब लोड लगता है फ्रेम के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। इस प्रकार से अगर पूरी बॉडी का जो वेट है वो फ्रेम पर रहता है, फ्रेम इस प्रकार से झटके खाएगा, तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस लोड को वेरी कर पाए, कि मतलब वो उस लोड को सहन कर पाए। लोड कोज ऑफ सडन एक्सीडेंट और हेड ऑन कोलिजन, मतलब जब टकराव में या एक्सीडेंट के समय भी लोड जो लगता है उस लोड को भी अपने ध्यान में रखते हैं। और इरेगुलर और ओवरलोडिंग के समय जो लोड लगता है उस लोड को भी अपने क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। मतलब ये प्रकार है जो लोड अपने व्हीकल के ऊपर लगते हैं, उन सब के आगे चल के मैं आपको और अच्छे से भी ये सब चीजें समझाऊंगा। मटेरियल फॉर फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय, माइल्ड स्टील शीट, कार्बन स्टील शीट, निकल एलॉय स्टील शीट, मतलब ये चारों चीजों से बने हुए होते हैं, वही सब बातें हैं।
ये होगी फ्रेम के बारे में डिस्कशन। मैंने मतलब अभी लिख दिया है तो मेरे को समय इतना ज्यादा नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने तो बहुत मेहनत करके वो मतलब ये सब लिखा था, पर अब मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता। मुझे ये था इरेज करूंगा तो समय फालतू बर्बाद होगा। अच्छा, बॉडी। बॉडी क्या है? बॉडी एक व्हीकल का सुपर स्ट्रक्चर है जो चेजिस के साथ बोल्टेड रहता है। बॉडी क्या है? एक व्हीकल का सुपर स्ट्रक्चर है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल, तो वो क्या होता है? बॉडी होता है। अच्छा, कुछ नोट डाल के लिख लेना कि बॉडी वेट कम हो तो फ्यूल इकोनॉमी में इंप्रूव आता है, मतलब माइलेज वगैरह में क्या आता है? इंप्रूव आता है। एरोडायनेमिक्स के गुण। एरोडायनेमिक्स के गुण मतलब कि अपने बात करें जब अपने व्हीकल को रोड पे लेके जा रहे हैं तो सामने से जो हवा आ रही है उस चीज को मतलब ये अच्छे से सहन कर पाए, वो गुण होने चाहिए। साइड से जो हवा लग रही है, क्रॉस विंड जो अपने लग रही है, उसमें भी व्हीकल अपना स्टेबल रहना चाहिए। ये सब गुण होने चाहिए एक बॉडी में। एरोडायनामिक गुण होने चाहिए जिससे हाई स्पीड पर अच्छा फ्यूल इकोनॉमी हो तथा क्रॉस विंड में भी स्टेबल रहे। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ये कुछ टाइप ऑफ व्हीकल हैं, सॉरी टाइप ऑफ व्हीकल बॉडी है। कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर विद ट्रेलर, टैंकर, डंपर, डिलीवरी वैन, स्टेशन वैगन, पिकअप, जीप, बस, मिनी बस, फोर व्हीलर। ये सब आप पढ़ लेना कि मतलब बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी की मतलब कितने प्रकार की हो सकती हैं। आगे डिस्कस करूं, ये भी आगे कुछ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर डिफरेंट व्हील्स, जैसे जीप की क्या होती है, कार की, डंपर की, टैंकर की, ये सब आप देख लेना। कोई बच्चों वाली चीजें हैं, वैसे ये नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए था पर मैंने लिख दिया। आगे क्या करता हूं, कंपोनेंट ऑफ कार बॉडी। मैंने ये सिर्फ एक ही चीज के लिए यहां पर लगाया, उसका रीजन मात्र ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्हीकल की बॉडी के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे रेयर बम्पर क्या होता है, फ्रंट बम्पर, व्हील आर्चिस क्या, बॉडी स्टील, डोर पैनल, डोर हैंडल, कावल क्या होता है, इंजन हुड क्या होता है, विंड स्क्रीन क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप इस चीज को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपके पढ़ने के लिए ही ये चीज मैंने लगाई है, तो आप इस चीज को देख लेना एक बार के लिए, इसीलिए इसको लगाया गया है। आगे चलता हूं, व्हील बेस पहली चीज, और दूसरी चीज व्हील ट्रैक क्या होता है, वो चीज मैंने पहले भी करवा दी थी, यहां भी आप समझ जाओगे। अच्छा, मैंने आपको पहले करवाया था वेरियस लोड ऑन द फ्रेम। आगे ये कृपाल सिंह की बुक से, तो मैं इसको भी लिखवा दिया आपको। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले अपने पास क्या है, व्हील एंड पैसेंजर का वेट, जिस कारण से साइड मेंबर में वर्टिकल बेंडिंग, मतलब इस प्रकार से बेंडिंग, ठीक है। ये सीधा है तो इस प्रकार से बेंडिंग अपने होना, तो उसको अपने क्या कहेंगे, वर्टिकल बेंडिंग उत्पन्न होती है, जो व्हीकल और पैसेंजर के भार के कारण होती है। वर्टिकल लोड जो उत्पन्न होता है व्हीकल की टक्कर से, मतलब अगर व्हीकल का टकराव होगा, वर्टिकल लोड होगा, जिस कारण से लॉन्गिट्यूडनल टॉर्जन पैदा होता है जब एक व्हीकल ऊपर की ओर उठ जाए और दूसरा रोड पर ही रहे। कि मतलब जब एक व्हीकल मतलब इस प्रकार से टेढ़ा हो जाए तब उसमें लॉन्गिट्यूडनल टॉर्जन अपने पास क्या होगा, पैदा होगा। अनुदैर्ध्य है, टॉर्जन अपने पास पैदा होगा। रोड झटके, साइड विंड, कॉर्निंग के समय जब व्हीकल टर्न लेता है, जिस कारण से साइड मेंबर पर लेटरल बेंडिंग मतलब पहले तो इस प्रकार से बेंडिंग था और ये बेंडिंग अब इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से बेंडिंग कुछ इस प्रकार से, तो उसको अपने क्या कह देंगे, लेटरल बेंडिंग कह देंगे। लोड जो व्हीकल के रोड ऑब्स्टिकल के कारण इंपैक्ट करता है जिससे फ्रेम डैमेज हो सकता है। नॉर्मल सी बात है कि रोड पे कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, उस कारण से फ्रेम डैमेज हो सकता है। इंजन और ब्रेकिंग टॉर्क जो साइड मेंबर को बेंड कर सकते हैं, तो उस चीज को भी अपने ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर इतनी ही बात थी जो मैंने आपको करवाई थी। बस वो लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, आपको पता है, बस पहले आपको लिखा हुआ मिल गया। यहीं पर अपने फ्रेम, बॉडी और चेजिस को एंड करते हैं, यहां पर इसका समापन करते हैं। अभी अपने डिस्कस करेंगे इंजन पोजीशन और व्हील ड्राइव के बारे में। फ्रंट इंजन ही करवाऊंगा, मुझे था कि आपको थोड़ा सा फ्रंट और रेयर दोनों करवा दूंगा, अब नहीं करवाऊंगा, थक चुका हूं मैं अभी। मेरा मन नहीं है अब करवाने का, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ फ्रंट इंजन ही करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपके लिए तो ये क्लासेस कितनी, आपके लिए क्लास तो 20-25 मिनट की, और मेरी ये क्लास ये लगभग डेढ़ घंटे की हो चुकी है। कि मतलब अभी तक मैं 1.5 घंटा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी थक जाता हूँ, आपको 1 घंटे से ऊपर तो वैसे ही पढ़ाया नहीं जाता। कोई बात नहीं, कोशिश कर रही है, कोशिश करने वालों को कभी हाथ नहीं होती। अपने ले लिए फोटोज,
फोटो में अपनों ने चेजिज में अपनों ने पहुंचना है फोटो नंबर 21 में। हाँ, लेआउट ऑफ कार इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने इसको इसीलिए रखा है, ठीक है, मैंने इसको इसीलिए रखा है कि देखो अभी आपको कुछ चीजें मैं अभी समझाते हुए चलता हूं साथ के साथ। ये एक प्रकार से क्या है, अभी आपको समझाता हूं, ये है फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव। रेयर व्हील ड्राइव क्या है? ये फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव है। इंजन फ्रंट में है और चल पीछे वाला टायर रहा है, इस बात रेयर व्हील। यदि इस इंजन को उठा के यहां पर लगा दूं मैं, तो ये बन जाएगा रेयर इंजन। रेयर इंजन रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखोगे। और यदि इस पूरे सेगमेंट को उठा के मैं इस टायर में पावर दे दूं, तो वो बन जाएगा फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव बन जाएगा। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कंसेप्ट अपने को अभी आगे समझना है अच्छे तरीके से। इस चीज को मैंने अभी आपके सामने रखने का रीजन यही है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इस पूरे टॉपिक का समझ आ जाए। इंजन है, इंजन से पावर निकली, इंजन से पावर निकलने के बाद में क्लच, फ्लाई व्हील यहाँ है, फ्लाई व्हील के बाद में क्लच, क्लच के बाद में गियर शिफ्ट मैकेनिज्म, यूनिवर्सल जॉइंट, ये दोनों यूनिवर्सल जॉइंट मिल जाएंगे, प्रोपेलर शाफ्ट है ये, और यहाँ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से रेयर एक्सेल पे अपने क्या देते हैं, पावर को दे देते हैं। इस प्रकार से नॉर्मल भाषा में आपको पावर किस प्रकार से इंजन से निकल के पिछले टायर में जाती है वो समझा दिया। कंपोनेंट्स के बारे में आगे बात करेंगे, इसको भी याद रख लेना, ये कंपोनेंट्स को भी याद रख लेना जरूरी है ये बात की। अच्छा साहब, इंजन पोजीशन की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रंट इंजन की। फ्रंट इंजन के बारे में बात करूंगा कि यदि अपने इंजन को फ्रंट में रखते हैं, ड्राइव कोई मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में रखते हैं तो क्या अपने पास फायदा होता है। हाँ 22 नहीं, हाँ 22 इस प्रकार से ये फ्रंट इंजन है कि अभी क्या किया गया है कि इंजन को फ्रंट में रख दिया। इंजन को अपनों ने क्या कर दिया, फ्रंट में रख दिया। इंजन को फ्रंट में रखने से सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर लगेज का स्पेस ज्यादा मिल जाता है। जो एक आम भाषा में अपने बात करें तो लगेज का स्पेस अपने पास क्या है, बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात, इंजन फ्रंट में है और अपना कभी टक्कर होगी या जिसे एक्सीडेंट कहा जाता है, एक्सीडेंट हो जाए, तब क्या है, बोर्ड जो जो व्हीकल है, व्हीकल क्या है, व्हीकल पे ज्यादा डैमेज अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। टक्कर होगी तो उससे प्रोटेक्शन अपने को मिलती है। जब अपने व्हीकल को चला रहे हैं इस दिशा में, मतलब मानो व्हीकल चल रहा है और इस दिशा में एयर आ रही है, तो जो रेडिएटर है, जो यहाँ पर रेडिएटर लगाया गया है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो उसमें भी अपने कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि हवा अपने को क्या है, सीधी रेडिएटर पर ही मूव कर रही है। ये नहीं है कि पंखे से अपने को कोई मतलब ज्यादा हवा की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, जहां पर हवा नहीं चलती वहां की बात अलग है, पर हवा तो अपने चल रही है तो हवा तो ऑब्वियस ही बात है कार पे लगेगी ही लगेगी। फ्रंट में होने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो रेडिएटर है, रेडिएटर फ्रंट में लगा होता है और उस कारण से एयर के अपोजिट चलते हैं, और जिस कारण से अपने क्या है, जिस कारण से अपने को, जिस कारण से अपने जो कूलिंग की एफिशिएंसी या दक्षता है वो क्या है, बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। तो चले अभी फटाफट मैं इस चीज को लिखा देता हूं और फिर ये सेशन एंड ही करेंगे बस। फ्रंट इंजन को पूरा करके दो तीन प्रकार के होते हैं, एक फ्रंट, एक रेयर, एक मिड इंजन भी होता है, तो वो अभी अपने कल बात करेंगे। सबसे पहले इंजन फ्रंट में होने के कारण लार्ज मास, द्रव्यमान जो है, मास ऑफ एन इंजन इंजन फ्रंट में होने के कारण, यानी मैंने क्या लिख रखा है, के कारण लार्ज मास ऑफ एन इंजन व्हीकल के फ्रंट में प्लेस होता है, ठीक है। हाँ, व्हीकल के फ्रंट में पहले फ्रंट में
होता है जिस कारण कोलिजन टक्कर के समय प्रोटेक्शन मिलती है। वही बात मैंने आपको लिखवाई है। आगे चलता हूं। एयर की विपरीत अपोजिट है ना, विपरीत दिशा में चलने के कारण इंजन कूलिंग में मदद मिलती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आगे चलता हूं। अच्छा, एक बात और भी लिख रखी है, लगेज स्पेस भी ज्यादा हो जाता है, ये भी लिख लेते हैं। लगेज स्पेस जो है ज्यादा मिलता है, अपने को ध्यान में रख लेना, क्योंकि रेयर व्हील में क्या है, अगर इंजन को पीछे रख दिया जाता है तो इतना ज्यादा लगेज स्पेस अपने को मिलता नहीं है। हाँ, कॉर्निंग एबिलिटी कॉर्निंग, मैं आवाज चेक कर लूं यार, मुझे बहुत डर है। कॉर्निंग एबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि इंजन का वेट प्लेस इंजन का वेट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, इंजन का वेट स्टीयरिंग व्हील्स के ऊपर होता है। ठीक है, कॉर्निंग एबिलिटी भी इसकी क्या है, अपने अच्छी मानते हैं। जो फ्रंट इंजन होता है, यहीं पर अपने आज का सेशन एंड करते हैं, वो भी फटाफट। अच्छा, आपको एमसीक्यूज देने हैं, तो एमसीक्यूज में आप देख लो 27 नंबर। अरे वाह यार, इतना आसान। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस टोन में बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, यदि आप लोगों ने 27 नंबर एमसीक्यूज गलत कर दिया ना, तो पढ़ाई वहीं पर छोड़ देना। मुंह पे ये बात कह रहा हूं आप सभी लोगों को। यहां पर अपने सेशन, ये मैं कॉपी बंद करूं अपनी। आज मेरे को आज तो पढ़ने का मतलब, अभी तो सोऊंगा, क्योंकि मुझे अभी क्लच वगैरह भी पूरे करने हैं। क्लच मेरा हो गया, गियर बॉक्स पूरा करना है। हाँ, तो पानी पी लो। सभी को एक सीरियस टोन में मैं ये बात कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो आप अपने दिल से बात पूछ लेना कि यदि आप चीटिंग करके इसका आंसर सही बताते हो, वो आपकी सिरदर्दी है। परंतु यदि आप लोगों ने इसको गलत कर दिया, तो वहीं पर पढ़ाई छोड़ देना, वहीं पर सोच लेना। हो सकता है आप नॉन टेक में आप भगवान हो, मैं मान लेता हूं, परंतु आप वहीं पर सोच लेना कि मुझे टेक्निकल नहीं आती और मैं टेक्निकल में पास नहीं हो पाऊंगा। ये बात मैं मुंह पे कह रहा हूं आप लोगों को, यदि आपने ये एमसीक्यूज गलत कर दिया। सीधी स्पष्ट सी बात कह रहा हूं, पढ़ लेना आराम से। यदि जिस बच्चों ने ये एमसीक्यूज गलत किया ना, आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आप कुछ मर्जी कहते रहो। मैं तो सोच रहा हूं कि इसको ना आज मैं गूगल उस पे दूं। मैं आज ये जो आपका एमसीक्यूज है ना, ये जो एमसीक्यूज है गूगल फॉर्म में दूं। मुझे नाम पता होना चाहिए कि किस किस बच्चे ने ये एमसीक्यूज सही किया और किसने ये गलत किया। करूं आज कुछ ना कुछ तो। अच्छा सा, अरे वाह जी वाह। अब यदि ये दूसरा एमसीक्यूज है, चलो मैं पहले मान लेता हूं स्टेटमेंट आ गया, ये आ गया, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको लैंग्वेज पढ़ने में। ये दो एमसीक्यूज और, मतलब दूसरा एमसीक्यूज आ गया। अगर यह भी गलत कर दिया ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी मतलब नहीं है। ये समझ लो आप जो पढ़ रहे हो या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मतलब खूह में सब कुछ फेंक रहे हो। दूसरा, अच्छा तीसरा, हाँ, अप्लाइंग चोक इन द पेट्रोल इंजन द इंजन गेट। बहुत बहुत आसान यार, ये तीनों में मैं ये मान के चलता हूं कि आप 100% आपको करना है। मैंने ये चीज भी बता रखी है कि जब अपने चोक को अप्लाई करते हैं
तो इंजन में किस प्रकार का मिक्सर अपने को देखने के लिए मिलता है, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। अभी आप लोगों को मैं बस क्या ही बोलूं, मैंने ये भी करवा रखा है आपको। कोई बात नहीं, चलो पहले 3 की बात करते हैं। 27 नंबर, ठीक है, ये देख लो। 28 नंबर ये देख लो, 28 नंबर ये देख लो, और 29 नंबर ये देख लो। मैं 100% की उम्मीद कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पर ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, पर मैं यहाँ पर भी 80% की उम्मीद करके लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है ये आपको कंफ्यूज करेगा, पर इन दोनों में तो मैं 100% यहाँ लगा रहा हूँ और 100% यहाँ लगा रहा हूँ। नहीं हो तो पढ़ाई छोड़ देना, सीधी सी बात है। सीधी सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको, कि यदि ये दोनों एमसीक्यूज ना हुए तो पढ़ाई छोड़ देना, सीधी सी बात है। तीनों एमसीक्यूज ना हुए तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों के पढ़ने का, कोई भी तुक नहीं है आप लोगों के बढ़ने का। स्पष्ट सी बात आपको कह के यही अपनी बात को समाप्त करता हूं मैं। आज की क्लास को भी अपने यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर कर देना। क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, आपको पढ़ते हुए काफी टाइम नहीं हुआ, तो मुझे 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका पढ़ाते हुए, तो इसलिए अभी मुझे रेस्ट चाहिए यार, कि अभी मैं थक चुका हूँ। मैंने पिछली क्लास पूरी एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, पर आखिरी में आके देखा तो आवाज नहीं आ रही थी। तो अभी उस चीज को अपने क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।